नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल ही अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें चीज़ें डिसाइड नहीं थी, बट जैसा कि आयोग ने 5 तारीख को ये अचानक से ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें बताई कि एग्ज़ाम जो है वो 7-8 दिसंबर को ही करेंगे और आरओ का एग्ज़ाम भी दिसंबर में ही प्रायोजित है। ठीक है, तो जबकि कल ही ये अफवाहें भी सुनने में आ रही थी कि दिसंबर शायद एग्ज़ाम शायद अप्रैल में चला जाए। तो बस आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए, ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बन सकते हो आप लोग, अगर आपको लगता है कि बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन आयोग में जाके इलाहाबाद या कहीं ऐसी जगह अगर प्रिपरेशन कमजोर है या प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तभी केवल ऐसा काम करिए। देखिए, कोई भी एवरेज स्टूडेंट जिनके 90 से 110 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, या थोड़ा और प्रिसाइजली इसको बात करें तो 92 से 102 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग कृपया इस तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट ना करके अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, अपने स्थान पर रह के प्रोटेस्ट करें, यानी कि ट्विटर कैंपेन कर सकते हो या जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, जिसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, केवल वही लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन रखिए इस तरह की चीज़ों में, यानी कि ट्रैवल करके कहीं जाना, फिर लाठी डंडे खाने के लिए तैयार रहना। ठीक है, आयोग खुद से होशियार है, उसे जो करना होगा वो निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष जरूर रखेगा, अपनी चीज़ें करेगा। स्टूडेंट्स की अगर मांग है तो उसको भी जरूर सुना जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात बस याद रखिए कि किसी को भी, चाहे आयोग के चेयरमैन को या आयोग को, किसी भी गलत तरह की टिप्पणी, उद्बोधन, इस तरह की चीज़ों से बचिए। आप स्टूडेंट हैं, कल को आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, फाइनल अधिकारी बनते हो, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी आपकी लाइफ में। सीधी सी बात है कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हुए प्रिपरेशन पर खास फोकस करिए। मतलब कि अगर 2 घंटा का ट्विटर कैंपेन में लगा रहे हो या बातचीत में लगा रहे हो कि भाई इस तरह का करना चाहिए हमें, तो कम से कम उसके एवज में आप 3-4 घंटे एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई पे दीजिए। कि अगर 5 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी तक 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से इन्वायरमेंटल अफेयर्स, जो कि आई दृष्टि का एक सेक्शन है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024। क्या है रिपोर्ट कि अभी इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो है, जिसको शॉर्ट में IRF यहां पर लिखा हुआ है, तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ राइनो 2024, जो कि डॉक्यूमेंट करती है जो भी करंट पॉपुलेशन है, यानी कि जो अभी वर्तमान की पॉपुलेशन है राइनो, राइनो का मतलब होता है गैंडे की। ठीक है, एस्टिमेट करती है और ट्रेंड करती है 5 सर्वाइविंग राइनो स्पीसीज के बारे में, जो कि अफ्रीका और एशिया में आपका जिंदा है। ठीक है, तो कितनी राइनो स्पीसीज जिंदा है, तो 5 राइनो स्पीसीज जो कि एशिया और अफ्रीका में जिंदा है, उनके बारे में, उनकी पॉपुलेशन को लेकर के कई सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर रही है, और स्टेट ऑफ राइनो 2024 डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा कब किया गया है, तो वर्ल्ड राइनो डे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, और उसी दिन इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको अनाउंस किया गया था साउथ अफ्रीका में 2010 में। ठीक है, तो अगर संस्करण की बात करोगे तो लगातार अगर वर्षों में आएगा तो लगभग कितने साल हो गए, 14 साल पहले इसको निकाला गया था। की फाइंडिंग क्या क्या है, क्या क्या इसमें मुख्य चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, देख लेते हैं। कि IUCN एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन 17,464 राइनो है वर्ल्ड वाइड। कितने हैं, 17,464 राइनो है। कौन से राइनो है, तो व्हाइट राइनो है। ठीक है, सफेद गैंडे की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वो 17,464 है, और नियर थ्रेटेंड यानी कि एंटी कैटेगरी में इसको रखा जाता है, नियर थ्रेटेंडेड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, व्हाइट राइनो का यहां पर आप नाम देख सकते हैं, साइंटिफिक नाम जो है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सेराथोथेरियम। ठीक है, सेराटोथेरियम इसका नाम है, साइमम। ठीक है, सेराटोथेरियम साइमम इसका नाम है। आर द मोस्ट पॉपुलस ऑफ द 5 राइनो स्पीसीज, 5 राइनो की जो प्रजातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है 17,400, यानी कि 17,000 हम लोग मोटी मोटा 17,500 मान सकते हैं, 17,500 के आसपास किसकी है, तो व्हाइट राइनो की है, और जो कि 11 कंट्रीज में फैले हुए हैं अफ्रीका महाद्वीप में। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो सब स्पीसीज इज कंसिडर्ड फंक्शनली एक्सटिंक्ट। अब उत्तरी साइड में जो व्हाइट राइनो सब स्पीसीज होती है उसकी एक, वो लगभग फंक्शनली एक्सटिंक्ट माना जा रहा है, उनको बिल्कुल विलुप्त माना जा रहा है, कि कार्यात्मक रूप से वो विलुप्त है। ठीक है, इस डेटा का कोई काम नहीं है, बस ये डेटा लिखा हुआ है। हम लोग को याद जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि व्हाइट राइनो जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड 11 कंट्रीज में फैले हुए हैं,
5 टाइप के राइनो में, और IUCN का स्टेटस जानना है कि नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। फिर आता है ब्लैक राइनो जिसकी पॉपुलेशन 6421 है, ठीक है। IUCN की कैटेगरी में ER आप कह सकते हो, ठीक है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि CR कह सकते हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है। देखिए बताने को तो मैं एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो जो चीज़ें पूछी जाती हैं बस उसको देखते हुए चलते हैं। बाकी इसका नाम है डाइसोरस बाइकोर्नस, ठीक है, बाइकोर्निस। ये 12 कंट्रीज़ में पाया जाता है अफ्रीका के, और टोटल जो है इसका 6421 इंडिविजुअल उपस्थित है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वन हॉर्न राइनो है ये अपने इंडिया में पाए जाते हैं। टोटल 4014 है इनकी स्पीसीज, और इंडियन राइनो पॉपुलेशन 3262 है। तो आप देख सकते हो कि मोस्टली ये जो वन हॉर्न राइनो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस देखोगे तो वल्नरेबल है, यानी कि सुभेद्य की कैटेगरी में आते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस का जो यहाँ पर नाम होता है वो है राइनोसोरस यूनिकॉर्निस, ठीक है। ये प्राइमरली इंडिया में रहते हैं, नेपाल, दो देयर इज ए पॉपुलेशन दैट ओकेजनली क्रॉसेस इनटू भूटान, और कुछ पॉपुलेशन इनकी भूटान को भी क्रॉस करती हुई मिलती है, यानी कि जाती हुई देखी जाती है। भूटान, इंडिया एंड नेपाल वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट अ ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो कुल मिलाकर के इंडिया हो गया एक कंट्री, एक हो गई आपकी नेपाल, ठीक है, और एक हो गई आपकी भूटान। तो ये 3 जो देश हैं ये आपस में मिल करके वन हॉर्न राइनो के लिए, उनकी पॉपुलेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है जावान राइनो। तो अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है जावा के साइड में पाया जाने वाला ये राइनो है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि CR कैटेगरी में आता है। 50 टोटल पॉपुलेशन है, यानी कि खत्म होने के कगार पर हैं ये। फिर इंडोनेशिया उजान कुलोंग नेशनल पार्क में इनकी जो है स्पीसीज पाई जाती है। 2011 से जो जावा राइनो है जिसका नाम है आपका राइनोसेरस सोंडासियस या सोंडाकस, ठीक है, ये वियतनाम में लास्ट जो जावा राइनो था वो डेथ हो चुका है, और अब केवल एक कंट्री में पाया जा रहा है जो कि है इंडोनेशिया की उजोंग कुलोन नेशनल पार्क में, UKNP में, ठीक है। अगला एक टाइप का राइनो और है जिसका नाम है सुमात्रन राइनो। तो जावा सुमात्रा, तो सुमात्रा में पाए जाने वाला राइनो है। 34 से 47 तक इसकी टोटल पॉपुलेशन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी आता है। और डाइसोराइनस सुमात्रेनेसिस करके इसका नाम है सुमात्रन राइनो का, और ये केवल एक कंट्री इंडोनेशिया में ये भी पाया जाता है। तो जावन राइनो भी इंडोनेशिया में पाया जा रहा है और सुमात्रन राइनो भी। हालांकि जावन राइनो 2011 में लास्टली वियतनाम में जो एक था वो डेथ हो गई, उसके बाद अभी केवल इंडोनेशिया में है। याद रखिएगा वन हॉर्न राइनो, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है, जिसको ज़्यादा याद रखना है, और वल्नरेबल श्रेणी में है, यानी कि सुभेद्य श्रेणी में आता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला आता है वर्ल्ड ओजोन डे। तो सबसे पहले मनाया कब जाता है? तो 16 सितंबर को, ठीक है, मेरे डेटा के अनुसार ये मनाया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक इवेंट मार्क किया 30th वर्ल्ड ओजोन डे का न्यू दिल्ली में 13 सितंबर को, ठीक है। तो 30वां वर्ल्ड ओजोन डे अभी कहाँ मनाया गया है? दो तरह से प्रश्न इस पर पूछ सकता है दोस्तों। मेरी बातें ध्यान से सुनिए, एग्जाम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हम सब लोग हो जाते हैं, आप भी मैं भी, मैं अपने पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए प्रश्न दो तरह से आ सकता है। पहला कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो आप बता दोगे 16 सितंबर में मनाया जाता है। फिर दूसरा पूछेगा कि वर्ल्ड ओजोन डे अभी कहाँ मनाया गया, तो आप बताओगे न्यू दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। फिर पूछेगा कि कौन सा संस्करण था वर्ल्ड ओजोन डे का जो कि न्यू दिल्ली में मनाया गया, तो तीसरा प्रश्न यहां से आता है, उसका था 30th संस्करण, 30th एडिशन, यानी कि 30वां संस्करण। इसका कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया है। की पॉइंट क्या है? सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, और थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखिए बहुत ही अच्छी थीम है। प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, तो ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है, 1987 जहां तक मेरा डेटा है, ठीक है। एक बारी क्रॉस चेक करके आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, और इसी नाम से थीम भी है इस बार की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है। अगला है कुछ की हाइलाइट्स जो हम लोग यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, सीधे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ उतनी ही पढ़ा रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक। फिर है कि 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो, जिसको री इन्वेस्टमेंट 2024 कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, जिसको MNRE शॉर्ट में कहते हैं, इसने होस्ट किया था 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो। तो देखिए प्रश्न यहां से पूछेगा कि री इन्वेस्ट 2024 ये
कहाँ हुआ, ठीक है, तो या किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो एमएनआरई के द्वारा, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों, ठीक है, ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इन्होंने ही होस्ट किया है। और 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट जो है सितंबर के महीने में हुआ है। की हाईलाइट में बात किया जाए तो दिल्ली के बाहर पहली बार ये हो रहा है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड दिल्ली, महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात। तो कहाँ हुआ है ये भी याद रखिएगा। जो री इन्वेस्ट समिट है एक्सपोस का, तो ये हुआ है आपके गांधीनगर गुजरात में और महात्मा मंदिर में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं देखनी है, बाकी सारा जो है वो सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि दिस सिग्निफिकेंट इवेंट अंडरस्कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज हाई प्रायोरिटी फॉर एक्सेलरेटिंग द क्लीन एनर्जी सेक्टर एंड एडवांटेज फॉर क्लाइमेट गोल्स। मतलब कुल मिलाकर के ये क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने के लिए, उसके साथ ही एनर्जी सेक्टर को कितना क्लीन रखा जाए, जैसे जो भी स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाए, इस बात पर फोकस करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी गोल है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक हम लोग क्या करें, बढ़ा दें। 500 गीगावाट का मिशन है कि 500 गीगावाट को प्राप्त कर लें। इस माइंडसेट से जो है ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आइए अगला है जल संचय जल भागीदारी अभियान। तो याद रखिए, जल संचय और जन भागीदारी अभियान। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है जल संचय जन भागीदारी अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब लॉन्च किया है, तो सितंबर 6, 2024 को। तो डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी चीज़ें। तो देखिए, इससे पहले एक मिशन चल रहा था, ठीक है, जो कि बढ़िया सक्सेस हुआ, जिसे जल संचय इनिशिएटिव किया नाम है उसका, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के कोलैबोरेशन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ चल रहा था। अब जो है जल संचय जन भागीदारी करके एक नया इनिशिएटिव गुजरात में शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, तो सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। बस अब ये काम क्या करेगा, तो चूंकि पानी जो है आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि पानी आपको पता है कि स्कार्सिटी होने वाली है, इसकी कमी होने वाली है धीरे धीरे, ठीक। आपने देखा होगा कि पहले हैंडपंप से पानी आता था सबसे पहले, उसे प्राचीन समय में जाओगे, प्राचीन मतलब कि थोड़े 30 साल पहले अगर आप जाते हैं, ठीक। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उस समय भी हैंडपंप से घरों में पानी बड़े आराम से चलता था। अभी 10 साल पहले की बात ले लो, ठीक है। इवन अगर 20 साल पहले की बात लेता हूँ तो मुझे याद आता है कि गाँव में नदी में लोग आराम से नहाने जाते थे, ठीक है, इसी राप्ती नदी में। लेकिन आज की बात ले लोगे तो गांव में नहाने वालों की संख्या नदियों में कम हो गई है, ठीक है। अगर उसके भी 20 साल पहले की बात ले लो, कि काफ़ी पहले की बात ले लो, आज से 40 साल पहले की, तो घर में जो चीज़ें बताई गई, मतलब जो मैंने आसपास में सुना, उसमें ये समझ में आता है कि पानी इतना साफ होता था कि लोग अपने कपड़े भी धुल रहे हैं, और यदा कदा किसी किसी नदी का पानी पीने लायक भी है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, इंडस्ट्री वेस्ट उसमें जा रहा है, तो पानी की जो है शुद्धता में कमी आई है। अब घरों में समरसिबल लग रहा है, और आने वाले समय में और भी चीज़ें इस तरह की आएंगी, ठीक है। तो ज़रूरी क्या हो गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी हो गया है, कि जिससे लॉन्ग टर्म में वाटर की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, कि वाटर की जो संधारणीयता है वो अपने पास रहे, ठीक है। इसके लिए कंजर्व करना होगा वाटर को। स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन कम्युनिटी पार्टनरशिप एंड ओनरशिप, यानी कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो भी लोग हैं आसपास में, सबको इस बारे में जल संचय जन भागीदारी की इनिशिएटिव से जोड़ना एक जो है ज़रूरी हो गया। इसमें क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाने की कवायद की जा रही है। फिर अगला है मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी तेल में पाम ऑयल पड़ा होता है, कोई भी तेल हो, महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता, सबकी मैन्युफैक्चरिंग में पाम ऑयल होता है। जैसे आप जो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन होता है। जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो तो पाम ऑयल पड़ा हुआ है, जैसे आप बिस्किट खा रहे हो तो पाम ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है।
या बेकरी का कोई सामान खा रहे हो तो पाम ऑयल पड़ा हुआ है। इवन जो ऑयल्स होते हैं जैसे कच्ची घानी सरसों तेल हो गया तो उसमें भी कुछ मात्रा में पाम ऑयल डाले होते हैं। मस्टर्ड वो आपका रिफाइंड ऑयल हो गया तो उसमें भी पाम ऑयल की कुछ मात्रा होती है। कोई भी चीज़ सोप बनते हैं तो पाम ऑयल बड़े होते हैं, तो पाम ऑयल का खपत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के लिए 17 लाख सैपलिंग्स लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 के लिए, जिससे कि 10,000 फार्मर्स को फायदा हो सके। प्रश्न क्या पूछेगा यहाँ पर? प्रश्न ये पूछेगा कि मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन मिशन में कितने फार्मर्स को फायदा होने का अनुमान लगाया गया है? 10,000, 20,000, 5,000, 2,000। ठीक है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा 10K यानी कि 10,000। सैपलिंग प्लांटेड कब किया गया? तो 7 सितंबर को किया गया। मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है। ठीक है, की हाईलाइट ये है कि टोटल जो है 17 लाख पाम सैपलिंग्स जो है लगाए जाएंगे, जो कि 12,000 एकड़ को कवर करेगा और 15 स्टेट्स में भारत के ये चीज़ बेनिफिट देगी लगभग 10,000 फार्मर्स को। तो दो चीज़ आ गई, 15 स्टेट्स के टोटल 10,000 फार्मर्स को ये चीज़ लाभ पहुंचाएगी। अगला है इंडियाज फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि केवलादेव नेशनल पार्क है कहाँ पर? तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। तो पहला प्रश्न यहीं से हो गया। दूसरा है टील कार्बन। तो जानने की कोशिश करते हैं कि टील कार्बन होता क्या है। तो कार्बन कई टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा रेड कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, अलग अलग कार्बन होता है। तो कार्बन के कलर से पहचाना जाता है। तो टील एक कलर है जो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूं कि किस कलर को टील कलर बोलते हैं। लाइए आइए टील कलर बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और, ये देखिए ऑलमोस्ट ये कलर जो है वो टील कलर है। आपने ब्रीफ केस इस कलर की देखी होगी, शर्ट देखा होगा। ठीक है, तो ये टील कलर है। कहाँ इस ये देखने को मिलता है टील कलर? तो ये देखने को मिलता है जैसे मरीन लाइफ में जब समुद्रों के अंदर कोई कलर दिखाता है तो टील कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी से इसका नाम टील कार्बन पड़ा है। देखते हैं क्या है टील कार्बन के बारे में। टील कार्बन रिफर्स टू द कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। जो भी नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स है, यानी कि आर्द्र भूमियां हैं लेकिन उसमें टाइड्स नहीं आ रहे हैं, तो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर, स्वच्छ पानी की जो वेटलैंड्स है, इनकम्पोसिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास एंड डिजॉल्व्ड एंड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए बात क्या कह रहा है, सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन इनकम्पासिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसका अर्थ है सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का संग्रहित होना, यानी कि कार्बन जो है विभिन्न तरीके से, जैसे वेजिटेशन हो गई, जो भी वहाँ के वनस्पतियाँ हो गई, वहाँ पर माइक्रोबियल बायोम यानी कि सूक्ष्मजीव बायोमास जो हो गए, या घुले हुए या फिर कणकीय कार्बन पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, इस सब में संग्रहित होता है। ठीक है, जो टील कार्बन है वो। एज अपोज टू टील कार्बन, ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन प्राइमरली प्रोड्यूस इन कंप्लीट कम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स है, जो भी कार्बनिक पदार्थ का जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि अपूर्ण दहन जो होता है, उसके फलस्वरूप कौन कौन निकलता है? तो ब्लैक और ब्राउन कार्बन निकलते हैं, लेकिन टील कार्बन जो है वो अलग तरीके से संचित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपके टील कार्बन के बारे में जो भी न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी कि इंडिया की पहली स्टडी हुई है टील कार्बन पर। कहाँ पर हो रही है? ये केवलादेव नेशनल पार्क में हो रही है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये इसकी सिग्निफिकेंस को, जो भी महत्व है टील कार्बन का, उसको हाईलाइट करता है कि वेटलैंड कंजर्वेशन हम लोग को करना चाहिए, और जो भी चैलेंजेस हैं क्लाइमेट को लेकर के, ठीक है, क्लाइमेट के अडेप्टेशन को, रेजिलियंस को लेकर के, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग को अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा टील कार्बन रिलेटेड है आपके केवलादेव से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड। तो ये कहाँ हो रहा था नेशनल सेमिनार? नीति आयोग के द्वारा जो है होस्ट किया गया है नेशनल सेमिनार और सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड पर, जिसको रमेश चंद्र जो कि मेंबर है नीति आयोग के, उन्होंने चेयर किया था। इसमें कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज दिया गया है कि स्मार्ट विलेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, पूरी बातें मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ।
तो ये जो नेशनल सेमिनार हुआ है ये कुछ बातों पर फोकस करता है, जैसे जो रूरल लिवलीहुड है यानी कि जो भी ग्रामीणों की आजीविका है उसको किस तरीके से इन्हांस किया जाए यानी कि बढ़ाया जाए। फिर है मार्केट का लिंकेज करना है यानी कि बाजार के संपर्क में लाना है ग्रामीणों को या जिससे वो अपनी आजीविका को बढ़ा सके। फिर मूल्य श्रृंखला यानी कि रूरल वैल्यू चेन्स और उनकी इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को, उनके सूक्ष्म वित्त को, माइक्रो फाइनेंस को, उनके एंटरप्रेन्योरशिप को, जॉब क्रिएशन जो है रूरल यूथ के लिए, ये सब कुछ बढ़ाना टारगेट रखा गया है। दूसरा, स्मार्ट विलेज का एक अवधारणा यहाँ पर आता है कि इस सत्र में ये भी प्रकाश डाला गया कि भारत का भविष्य स्मार्ट गांव की अवधारणा पर आधारित है, जहां पर समावेशी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए रणनीतियों पर जो है बल देना भी जरूरी है। या जो ये आपका सेमिनार है ये नई रणनीतियों पर बल देता है। देखिए, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्टेबल होगी तभी आपकी उस पर बेस्ड जितनी भी आपकी अर्बन अर्थव्यवस्था है वो भी स्टेबल हो पाएगी। जैसे सपोज करिए कि सारे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, ठीक है, सारे किसानों ने उन्नत बीज देने छोड़ दिए, ठीक है, या किसानों ने इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ दिया खेतों में, तो ये बताओ कि जितना भी शहरों में प्रोसेस्ड फूड बिक रहा है क्या उसकी बिक्री उस तरीके से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सब कुछ रॉ मटेरियल जो है उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही होता है, खेतों का सामान ही होता है। तो सबसे जो प्राइमरी चीज है वो क्या है कि एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना। अगला जो न्यूज़ है वो है इंडियाज 3 मोर वेटलैंड्स एडेड टू रामसर साइट। तो 3 ज़्यादा वेटलैंड, 3 ये वेटलैंड्स है जो कि शामिल की गई हैं। तो नाम याद कर लीजिए, टोटल हो गई हैं 85 और ये डेटा है आपका 14 अगस्त 2024 का। कौन कौन है? तो पहला है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पहला कौन सा है? नंजरायन बर्ड सेंचुरी। दूसरा है कझुवेली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु और तीसरा है तवा रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश। तो तवा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि टिपिकल नेम है, थोड़ा डिफरेंट है, और नंजरायन और कजुवेली याद करिए तमिलनाडु का। तो इन तीनों को लेकर के टोटल संख्या 85 हो गई है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, तवा रिजर्वायर जो है, ठीक है, वो तवा रिवर के पास में है। अगला, तवा रिवर जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर नर्मदा की, 172 किलोमीटर, और रिजर्वायर जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है और सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी इंडेक्स की बात आती है, तो कुछ इंडेक्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, जिसको ईपीआई भी बोलते हैं, 2024 का डेटा है। डेटा क्या है कि टोटल स्कोर जो है 180 कंट्रीज़ पर किया गया है और यहाँ पर 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की गई है, जिसमें 11 एनवायरमेंटल इश्यूज़ को निकाला गया है, ठीक है। रिपोर्ट येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद सपोर्ट फ्रॉम मैककॉल मैकबेन फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। जून 2024 का डेटा जारी किया गया है इसमें, ठीक है, जहां पर एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि अपने वहाँ ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बहुत तेजी से कम कर रही हैं। फिर से नाम सुनिए, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इनका टारगेट है कि 2050 तक हम लोग जीएचजी इमिशन को काट करके जो है 0 पर ला देंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इन 5 कंट्रीज का फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, EFG, ऐसे याद कर लो, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते एंड TU, EFGTU, EFG तो लगातार आते हैं, ठीक है ना, ऐसे मतलब तू EFG है और तू अपना इमिशन कट कर ले, ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। टोटल 2050 तक इन लोगों को जीएचजी इमिशन इन लोगों ने टारगेट किया है कि हम लोग कम कर देंगे। इमिशंस इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज आर ईदर फॉलिंग टू स्लोली सच एज इन यूनाइटेड स्टेट्स और स्टिल राइजिंग सच एज चाइना, इंडिया एंड रशिया। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत धीरे धीरे इमिशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाली कंट्रीज में चाइना है, इंडिया है और रशिया है। रशिया को नहीं होना चाहिए था, चाइना, इंडिया फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज के
अभी पायदान में आती हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जहां पर बहुत स्लोली घट रहा है, यानी कि नगण्य के बराबर है। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग को कुछ और नहीं जानना है। ठीक है, बस रैंकिंग देख लेनी है। तो पहले पर एस्टोनिया, फिर लग्जमबर्ग, फिर जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क के टॉप 10 कंट्रीज हैं, जिसमें भी आपको केवल 3-4 ऊपर की याद करनी है। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम याद कर लीजिए। इंडिया का जानिए कि 176वें नंबर पर है 180 कंट्रीज में। ठीक है, और ये केवल 3-4 कंट्रीज के ऊपर है, जैसे वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस और म्यांमार के ऊपर है, और बहुत ही घटिया स्थान पर भारत लाई कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अत्यंत ही घटिया किस्म की है। अगला है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। अब ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हम लोग निर्धारित कर रखे थे कि 2030 तक उसकी प्राप्ति करनी है दोस्तों, उसमें अगर बात की जाए तो केवल 16% एसडीजी टारगेट जो है वो अपने ट्रैक पर हैं, और 84% जो है वो डीरेल हो गए हैं, यानी कि अपनी पटरी से उतर गए हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लो। ठीक है, और ये जो है लिमिटेड प्रोग्रेस दिखा रहे हैं या रिवर्स्ड प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। रिवर्स प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि बढ़ने की जगह घट रहे हैं। ठीक है, कि आप अपने टारगेट से पीछे जा रहे हो, उल्टा अपनी इनिशिएशन पॉइंट की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो क्या था ये? एसडीएसएन की एक रिपोर्ट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज की है 9वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। ठीक है, 2024 की। उसमें दो जो डेटा है वो दिखा रहा है कि 16% जो एसडीजी है वो अपने ट्रैक पर है, 84% जो है या तो वो रुका हुआ है या फिर पीछे जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी 2020 में अब कह रहा है कि सिंस 2020 ग्लोबल एसडीजी प्रोग्रेस हैज स्टैग्नेंट। 2020 में चीज़ें स्टैग्नेंट थी, पर्टिकुलरली फॉर एसडीजीज 2, यानी कि जो आपका जीरो हंगर वाला गोल है, 11वां सस्टेनेबल सिटीज़ वाला गोल है, 14वां लाइफ बिलो वाटर वाला गोल है, 15वां लाइफ ऑन लैंड का गोल है, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का गोल है। ये सब कुछ 2020 से ही स्टैग्नेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन प्रोग्रेस आर ऑब्जर्व्ड इन ओबेसिटी रेट्स, जैसे एसडीजी 2 जो है, प्रेस फ्रीडम जो है, रेड लिस्ट इंडेक्स जो है, सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एट बर्थ जो है, ये कोविड-19 के इन्फ्लुएंस के बाद और अदर फैक्टर्स के बाद रिवर्सल प्रोग्रेस पर है, यानी कि बेसिकली रिवर्स कर रहा है। अब देखिए, एसडीजी 2 में ही ओबेसिटी रेट्स आता है, मतलब ओबेसिटी यानी कि एक तरह से मोटापा बढ़ना लोगों का। प्रेस फ्रीडम को लेकर के एसडीजी 16 के अंडर में आएगा, और रेड लिस्ट को लेकर के एसडीजी 15, सस्टेनेबल नाइट्रोजन को लेकर के एसडीजी 2, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर के एसडीजी 3 के अंडर में आ गई। ये सारी चीज़ें कोविड-19 के प्रभाव के कारण या फिर अन्य फैक्टर्स के कारण रिवर्सल मोड में चल रही हैं। ठीक है, ग्लोबल स्टेटस की बात की जाए तो रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करता है नया इंडेक्स कंट्रीज को लेकर के, सपोर्ट टू यूएन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म, यूएन MI जिसको कहते हैं। ये रैंक करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन देयर इंगेजमेंट विद इन द यूएन सिस्टम, कि यूएन सिस्टम यानी कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम में किस तरह से उनका इंगेजमेंट है, किस तरह से वो बंधे हुए हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यूएन के जो भी आदेश हैं, जैसे मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही हो गया या अन्य चीज़ों को लेकर के किस तरह से बंधे हुए हैं। इसमें बारबाडोस जो है टॉप करता है UNMI इंडेक्स में, जिसके बाद एंटीगुआ एंड बारबुडा है, उरुग्वे है, मॉरिशस है और मालदीव्स है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ नहीं देखेंगे, बस ये जानना है कि इंडिया की जो रैंक है 109वीं है, ओवरऑल स्कोर 64 के साथ, किसमें? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है, फिर आता है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुई है ये चीज़ याद रखिए, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कंक्लूड बॉन जर्मनी में हुई है। ठीक है, और ये जो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ठीक है, या क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत सारे इश्यूज़ पर जो है बात करती है, और जहाँ भी प्रोग्रेस नीडेड है, जहाँ विकास होना चाहिए उन क्षेत्रों को लेकर के। और जो आपका यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 होने वाला है नवंबर में बाकू अजरबैजान में। उसके लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके मद्देनज़र भी यहाँ पर विकास कार्य कर रहा है या रेंज ऑफ इश्यूज़ पर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो की हाइलाइट्स के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें की हाइलाइट्स हैं कि जैसे पार्टीज स्ट्रीमलाइंड कंटेंट गोइंग इनटू द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। इसका अर्थ है कि
जो भी पार्टियां हैं उन्होंने जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य में शामिल विषय वस्तु को सुव्यवस्थित किया, ठीक है। और क्लियर ऑप्शन दे रहे हैं एंड सस्टेनेटिव फ्रेमवर्क टू ड्राफ्ट डिसीजन मस्ट बी फाइनलाइज बिफोर। बहुत सारे सब्सटेंटिव फ्रेमवर्क दिए जा रहे हैं, ड्राफ्ट पर जो भी डिसीजन होना है वो COP29 यानी कि जो अजरबैजान बाकू में होने वाला है उसके पहले सब कुछ फाइनलाइज कर देना है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और दी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए, आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे और नेक्स्ट न्यूज़ पर चलेंगे। जैसे ATCM 46 मीटिंग हो रही है, यानी कि अभी इंडिया ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया है आपका 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जिसको ATCM 46 के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो है उसको इंडिया ने अभी सक्सेसफुली कंक्लूड किया है और 26वां कमेटी ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी कि CEP 26 कोची केरला में संपन्न किया गया, ठीक है। अब ATCM 46 और CEP 26 हेल्ड किया गया है मई के महीने में। ATCM 46 और CEP को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, और उसमें एक संस्था और थी जिसका नाम है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, गोवा में, ठीक है। विद सपोर्ट फ्रॉम द अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर से भी ये लोग सपोर्ट पाए थे, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। इसको ओवर रीचिंग थीम थी वसुधैव कुटुंबकम की, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर ATCM की थीम पूछती है तो आप लोग याद रखेंगे वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। संस्कृत फ्रेज है, इसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे कि जो श्री किरण रिजिजू हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया का प्लान है सेटअप करना अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री 2। देखिए, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री है। इसमें आपको बताना है कि कौन दो वर्किंग है और कौन बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैत्री 2 की बात चल रही है, ठीक। अच्छा, इवेंट एक देखिए 1959 में ही अंटार्कटिक ट्रीटी हुई थी, जो कि इवेंट था जो रीफॉर्मेशन करता था 1959 की ट्रीटी के साथ, और एक प्रोटोकॉल था ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 में हुआ था कहते हैं। यानी कि अंटार्कटिक की जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल आया था। अभी याद रखना है बस कि ATCM की जो मीटिंग है या जो चीज़ें हैं वो कहाँ हुई हैं, तो भारत में हुई हैं, ठीक है। और जिसके माध्यम से किरण रिजिजू ने कहा है कि हम लोग मैत्री 2 स्टार्ट करना चाहते हैं। अगला है आपका फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। पुरानी रिपोर्ट है, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बस इतना जानिए कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो 2024 की है वो ये बताता है कि वर्ल्ड में कितना भोजन बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो हमने घटनासार पढ़ा था तो इसका सारा डेटा पढ़ा था, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि 2022 की रिपोर्ट कहती है कि 783 मिलियन पीपल जो है हंगर यानी कि भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं, और उसके बावजूद फूड वेस्ट हो रहा है, ठीक है। रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है UNEP के द्वारा, WRAP के द्वारा। UK के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है WRAP, यानी कि वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम इसको बोलते हैं, और UNEP का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो UNEP के साथ WRAP मिल करके इस रिपोर्ट को जारी करता है। रिलीज़ की गई थी 27 मार्च को, तो न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, पहली बार पब्लिश हुई थी 2021 में। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मार्च 30 को सेलिब्रेट किया जाता है, रिपोर्ट ने रिलीज़ किया अहेड ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जो कि मार्च 30 को मनाया जाता है। ये दिखाता है कि 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट जनरेट हुआ था 2022 के डेटा के अनुसार, जो कि 132 किलोग्राम पर कैपिटा का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि 1/5 ऑफ ऑल फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स होता है, ठीक है। यानी कि भोजन की टोटल मात्रा की 1/5 जो है वो बर्बाद हो गई थी। टोटल फूड वेस्टेड इन 2022 में देखा जाता है कि 60% हैपेंड एट द हाउस होल्ड लेवल, विद फूड सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर 28% और रिटेल 12%। रिपोर्ट ने ये देखा है कि 60% जो है हाउस होल्ड लेवल पर बर्बाद होता है, जैसे आपके हमारे घर में खाना बना, कुछ कच्चा रह गया, कुछ सड़ गया, कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है। तो उस स्थिति में सारे ही फूड बर्बाद हो गए। जैसे 2 रोटी बननी थी, 6 रोटी बनी, कुछ लोगों ने खाया, कुछ लोगों ने नहीं खाया, सब्जी किसी को अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ सब्जियां लाई गई थी जो कि कच्चे पे ही सड़ गई, ठीक है, कुछ फल लाए गए थे जो कि बर्बाद हो गए। तो सब कुछ देखा जाए तो 60% जो डेटा वो हाउस होल्ड से टोटल फूड वेस्ट निकलता है। 28% जो है सर्विस
में आपका फूड सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फूड सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि आपने जोमेटो या कहीं से भी ऑर्डर किया, खाना घर पे आया, आपको उसमें से कोई एक सब्जी ठीक नहीं लगी, आपने छोड़ दिया, या कोई फूड ठीक नहीं लगा, रोटी ठीक नहीं लगी, कड़ी लगी, आपने छोड़ दिया, तो जो है टोटल 28% वो चीज़ें रखती हैं और 12% जो है रिटेल रखता है। ठीक, केवल 4 G20 कंट्रीज ऐसी हैं, डेटा बताता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूएसए, और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन एक यूनियन ऐसा है जो कि फूड वेस्ट एस्टिमेट को ट्रैक कर रहा है प्रोग्रेस करने के लिए 2030 के संबंध में। ठीक है, तो केवल 4 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन ऐसी है जो कि फूड वेस्ट को ट्रैक कर रहा है। अगला यहां पर एक न्यूज़ है, क्या है, जियो पार्क टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 27 मार्च को अप्रूव किया था 18 नई साइट्स यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। ठीक है, कितनी साइट्स को, तो 18 नई साइट्स। ये कहाँ होती हैं, तो नए जो साइट्स हैं वो ब्राज़ील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में हैं। यहाँ पर एक अतिरिक्त जो है नया ट्रांस बाउंड्री जियो पार्क जो कि बेल्जियम और किंगडम ऑफ नीदरलैंड के बीच में है, ये भी जोड़ा गया है। जियो पार्क क्या होता है, जियो पार्क प्रोटेक्टेड एरिया होता है, संरक्षित क्षेत्र, इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट जियोलॉजी, जो कि एक निश्चित आपके भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकसित करने की कोशिश की जाती है, और जो कि आपके टूरिज्म, कंजर्वेशन को, एजुकेशन को और रिसर्च कंसर्निंग केवल आपके भूविज्ञान को नहीं बल्कि अदर रिलेवेंट साइंसेस के अनुसंधान भी शामिल होते हैं। फिर से एक बारी मैं इसको वो कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि जियो पार्क जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक या भूविज्ञान वाला एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत सतत विकास की कोशिश की जाती है और जिसमें न केवल भूविज्ञान बल्कि अन्य प्रासंगिक विज्ञानों से संबंधित पर्यटन, संरक्षण, शिक्षा और अनुसंधान शामिल होते हैं। नेशनल जियो पार्क्स के बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं कि नेशनल जियो पार्क्स ऐसे रीजन होते हैं जो कि क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, जिनके बॉर्डर ये टेंजिबल एग्जाम्पल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट अर्थ अंडरस्टैंडेबल, जिससे कि हिस्ट्री ऑफ जो प्लैनेट अर्थ है, सॉरी प्लांट मैंने पढ़ दिया था, जो प्लैनेट अर्थ है उसकी हिस्ट्री को समझने में मदद हो सके। कुछ नेटवर्क और हैं यूनेस्को नेशनल जियो पार्क्स के, माइट बी चूजन एट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ETC। तो इसका अर्थ कुछ ऐसे हो जाएगा कि कुछ ऐसे जियो पार्क नेटवर्क जो है यूनेस्को के चुने जा सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के द्वारा, यानी कि विश्व धरोहर स्थलों के द्वारा, और मानव और जैव मंडल कार्यक्रम इत्यादि के द्वारा। ठीक है, यानी कि मैप प्रोग्राम और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी आपके कुछ जियो पार्कों को चुना जा सकता है। ठीक, इसके अलावा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो है स्टार्ट हुआ था आपका 2014 में, ये चीज़ याद रखिएगा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी। तो अगली न्यूज़ जो है वो है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024। ठीक है, तो मार्च 1, 2024 को एक फाउंडेशन डे, 22nd फाउंडेशन जो था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसको शॉर्ट में BEE आपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर लिखा हुआ देखा होगा, इसने सेलिब्रेट किया। इसकी थीम याद रख सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछ लेता है तो उस केस में एक हल्का सा मन में होना चाहिए कि हाँ यही करेक्ट आंसर है। तो एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया करके इसकी थीम है, और स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2023 में पहली बार रिलीज किया गया था। इसमें की हाइलाइट्स ये है कि 3 तरह की कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है फ्रंट रनर, दूसरा है अचीवर, तीसरा है कंटेंटर और एस्पायरेंट। इस तरह की 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखते हैं फ्रंट रनर में क्या है, जिसका स्कोर 60 से अधिक या 60 के बराबर होगा। इस कैटेगरी में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना आते हैं। तो 2 को हाईलाइट किया हुआ है, तो हम 2 पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा फोकस किया है। इसके अलावा हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना भी आते हैं आपके फ्रंट रनर में। अचीवर आता है जो 50 to 59.75 के बीच में होगा, जिसमें असम और उत्तर प्रदेश आता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, पूछेगा कि जो एनर्जी इफिशियंसी की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश अचीवर की कैटेगरी में आता है, कंटेंटर की कैटेगरी में आता है या फ्रंट रनर आता है। तो आप लोग को बताना है कि फ्रंट रनर में जो है कौन कौन स्टेट है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा, केरला और तेलंगाना है। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में जो उत्तर प्रदेश है
वो आपके अचीवर की कैटेगरी में आता है। तीसरा है कंटेंटर। कंटेंटर में गोवा, झारखंड और तमिलनाडु कंटेंटर की कैटेगरी में आते हैं, इसको भी याद रखा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अचीवर की कैटेगरी में आसाम के साथ उत्तर प्रदेश आता है, जो कि महत्वपूर्ण है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की। तो याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जा रही है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है। क्या कहता है कि यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये यूनेस्को के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, की हाईलाइट में देखने से पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ पर रिलीज़ की गई। तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। इसका जो टारगेट है वो है टू प्रिजर्व पीस, की शांति बहाल करना। स्टेट मस्ट बूस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, की आपस में जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना, और ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट्स को भी बूस्ट करना। ठीक है, की हाइलाइट्स में ये बात कहती है कि जो रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा यूएन वाटर के बिहाफ पर पब्लिश की गई, उसमें 2022 के डेटा के अनुसार 2.2 बिलियन लोग, ठीक है, अभी भी बिना सेफ मैनेज ड्रिंकिंग वाटर के जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि उनके पास पीने के लिए सुरक्षित और साफ जल, एक तरह से कह सकते हो कि सुरक्षित पोर्टेबल वाटर, पीबनीय जल जो है वो नहीं है। और 3.5 बिलियन लोग लैक एक्सेस टू सेफ्टी मैनेज सैनिटेशन, की स्वच्छता के अभाव में जो है जीवन यापन कर रहे हैं, या स्वच्छता के अभाव में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, एक तरह से आप ये बात कह सकते हैं। तो ये दोनों ही डेटा प्री में तो काम नहीं आएगा, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कोट कर सकते हैं कि यूएन वाटर, यूनेस्को की रिपोर्ट यूएन वाटर के बिहाफ पर जो कि दी जाती है, उसमें 2022 के डेटा के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2.2 बिलियन लोग अभी भी मतलब उनके पास अभी भी पहुंच नहीं है, एक्सेस नहीं है सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर की, यानी कि स्वच्छ रूप से पीने वाले जल की, और 3.5 लोग सैनिटेशन वाले चीज़ों के साथ पहुंच में नहीं है। ठीक है, इसके बाद यूएन का गोल है कि इंश्योर करता है कि सबको ये सारी चीज़ें 2030 तक मिल जाए। ठीक है, इज देयरफॉर फार फ्रॉम बीइंग अटेंड, और ये चीज़ बड़ी दूर दिखाई देती है। ठीक है, जिससे कि रीज़न टू फियर दैट दीज इनइक्वलिटीज़ में कंटिन्यू टू राइज। इससे ये पता चलता है कि चूंकि 2030 में जो टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिए गए थे वो अभी बहुत दूर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको मैंने एक लास्ट रिपोर्ट में भी बताया कि 16% ही टारगेट अपने ट्रैक पर है, 84% टारगेट जो है डीरेल हो चुके हैं। तो उस हिसाब से इनइक्वलिटीज, जो असमानताएं हैं विश्व में, वो बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं रादर देन कम होने के। ठीक है, चलिए अगला इसमें 2-3 डेटा और दिया हुआ है कि 2002 से 2021 तक ड्रॉट्स अफेक्ट मोर देन 1.4 बिलियन पीपल, की सूखे की चपेट में 2002 से 2021 के बीच की अगर बात की जाए तो 1.4 बिलियन लोग जो है अफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे। और 2022 में रफली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपीरियंस सीवियर वाटर स्कार्सिटी, और 2022 तक जो है लगभग आधी पॉपुलेशन जो विश्व की है वो सीवियर वाटर स्कार्सिटी देख चुकी है, एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, किसी वर्ष के एक भाग में। ठीक है, यानी कि विश्व की कुल आबादी में से आधी आबादी ने 2022 तक रफली कहीं ना कहीं देश में या वर्ष के किसी भाग में, या जनवरी में हो गया, फरवरी में हो गया, मार्च में हो गया, अप्रैल में हो गया, कभी ना कभी वाटर स्कार्सिटी देखी है, यानी कि जल की कमी को फील कर लिया है। वाइल 1 क्वार्टर फेस्ड एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस, एक क्वार्टर जो है यानी कि 1/4 वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस को देखा है, यूजिंग ओवर 80% ऑफ देयर एनुअल रीन्यूएबल फ्रेश वाटर सप्लाई, और अपने रीन्यूएबल वाटर की 80% सप्लाई से काम चलाया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट करता है कि इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ दिस फेनोमेना विद एक्यूट रिस्क ऑफ सोशल स्टेबिलिटी। तो देखिए जैसे ही पानी की कमी होगी, ठीक है, जैसे ही एक्यूट रिस्क आएगा इस पर कि पानी जो है स्वच्छ नहीं मिल रहा है या पानी की स्कार्सिटी हो रही है, वैसे ही सोसाइटी का जो स्टेबिलिटी है या सोसाइटी का जो बैलेंस है वो खो जाएगा। सपोज करिए, इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपकी कॉलोनी में, ठीक है, आपको पता चला कि केवल एक मकान में पानी आ रहा है, बाकी में मकान में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा फिर? लोग आपसे पहले शुरू में इक्का दुक्का मकान में अगर कम होगा तो उधार मांगना स्टार्ट करेंगे, भाई 2 बाल्टी पानी चाहिए, 3 बाल्टी पानी चाहिए। ठीक है, या खरीदना शुरू करेंगे आपसे, और धीरे धीरे ये चीज़ क्या करेगी? सोशल स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रही है। क्यों प्रभावित कर रही है? कि जब पानी खरीदने की नौबत आएगी तो आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा, बजट गड़बड़ हो जाएगा तो पानी की चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और पानी इतनी ज़रूरी चीज़ है कि जीवन के हर हिस्से में पानी की उपयोगिता है। तो अभी से चेत जाइए, क्योंकि आने वाले समय में
पानी की कमी एक बहुत विकराल जो है रूप धारण कर सकती है। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको IBCA भी बोला जाता है। तो फरवरी में यूनियन कैबिनेट ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी, अप्रूव किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में भी बनेगा, विद वन टाइम बजटरी सपोर्ट ऑफ 150 करोड़ रुपए का। इसको एक मुश्त जो है बजट सपोर्ट दिया जा रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2023-24 से 2027-28। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बिग कैट अलायंस की बातें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर चीज़ें पूछी जाएंगी तो उस वर्ष से फिर पढ़ना स्टार्ट किया जाएगा। बस इतनी सी बात जान लेनी है कि जो बिग कैट अलायंस है, वो जो भी कैट की कैटेगरी की जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे बिल्ली हो गई या चीता हो गया या ऐसे सारे जानवर, ठीक है, इनको इनके बचाव के क्षेत्र में काम करती है। और 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ हैं, नॉन रेंज कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर ये कंजर्वेशन करते हैं। और बहुत सारे अदर भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बिग कैट कंजर्वेशन की फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है नीति आयोग रिपोर्ट ऑन सीवीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ठीक है। सीवीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट के ऊपर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दिया है प्रमोट करने के लिए सीवीड। तो सीवीड क्या होता है? तो सीवीड आप समझ सकते हैं कि समुद्री खरपतवार, जिसमें जो शैवाल होते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, उससे अगार अगार पाया जाता है, और अन्य कई सारी बीमारियों के लिए भी सीवीड जो है यूज़ किया जाता है। तो नीति आयोग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दिया कि स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन पब्लिश किया गया है। जो रिपोर्ट, उसका नाम है स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सीवीड सेक्टर अगर देखा जाए तो टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट जो सीवीड का है और सीवीड बेस्ड हाइड्रोकोलाइड्स का है, वो 2.65 बिलियन डॉलर का है टोटल 98 कंट्रीज़ में। और इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है सीवीड का। टोटल 30.55% सीवीड का वो एक्सपोर्ट करता है। कुछ पोर्शन मिसिंग है तो हाथ से बता दे रहा हूँ मैं लिख करके। यूएन कॉम ट्रेड डेटाबेस 2021 के अनुसार ये कहता है कि 128 कंट्री जो है इंपोर्ट करती है सीवीड का, और सीवीड बेस्ड हाइड्रोकोलाइड्स वैल्यू जो है 2.9 बिलियन की है, ठीक है। और उसमें से टोटल 1.26 बिलियन जो है वो आता है आपके सीवीड और रेस्ट सीवीड बेस हाइड्रोकोलाइड से, ठीक है। तो मैंने क्या डेटा बताया कि यूएन, एक सेकंड, कॉम ट्रेड डेटाबेस 2021 के अनुसार टोटल 2.9 बिलियन यूएसडी जो है ये आता है आपके सीवीड और सीवीड्स के आपके हाइड्रो कोलाइड्स से, ठीक है। और इस 2.9 में 1.26 जो है डायरेक्टली आता है सीवीड से, और जितना बच गया वो आता है आपके सीवीड हाइड्रोकोलाइड से, ठीक है। चाइना टॉप इंपोर्टर है। चाइना सीवीड्स का चाइना टॉप इंपोर्टर है और टोटल शेयर 29.47% का रखता है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो अभी यहां मिसिंग है, लेकिन मैं आपको उसको लिख के बता दे रहा हूं। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में ये न्यूज़ है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कैबिनेट के डिसीजन को नोटिफाई किया है कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अब इस स्थिति में है कि जहां पर स्ट्रिप्ड प्रेडेटर को वैनिश हो सकता है। तो यहाँ हो क्या रहा था कि बहुत सारे स्ट्रिप्ड प्रेडेटर, ठीक है, गायब हो चुके थे अपने प्रोटेक्टेड एरियाज से। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ का। दूसरी चीज़ कि गुरु घासीदास टाइगर तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में ही आता है, यानी कि इस रिजर्व से सटा हुआ है, और टोटल 2829 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रखता है, ठीक है। इसके अलावा 3 और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो एक है इंद्रावती, दूसरा है उदांती सीता नदी,
ठीक है। और तीसरा है अचानक मार। ठीक, ये 3 टाइगर रिजर्व और हैं छत्तीसगढ़ के। करंटली टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं कंट्री में। तिमोर पिंगला की कुछ और बातें की जाए तो ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के मतलब जो कि बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, वहां पर लोकेटेड है। और इसका नाम तिमोर हिल और पिंगला नल्ला के नाम पर रखा गया है, यानी कि तिमोर हिल्स जो है और पिंगला नल्ला के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला है वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट। तो याद रखेंगे वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट। ठीक है, देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। वेन गंगा नल गंगा, तो इन दोनों रिवर्स को जोड़ा जा रहा है। वेन गंगा कहाँ की रिवर है? तो महाराष्ट्र की रिवर है। एमएच में लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र की रिवर है और अप्रूवल मिला है इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि इसके लिंकेज किया जाए। ठीक है, कब अप्रूव हुआ तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 के अगस्त महीने में अप्रूव हुआ है। प्रोजेक्ट किसके द्वारा अप्रूव किया गया? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो अभी तक एस्टिमेट है 87,342 करोड़ रुपए टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चे करने का, जहां से चैनल वाटर फ्रॉम घोसी खुर्द डैम ऑन वेन गंगा रिवर इन भनदेरा टू नल गंगा रिवर टू बुलढेरा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कहां कहां से क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहली चीज हो रही है कि गोशी खुर्द, ठीक है, गोशी खुर्द डैम जो कि वेन गंगा पर है, यहां से ये लोकेशन कहां पड़ेगी? वेन गंगा में भंडेरा के पास, और यहां से बुलढेरा में स्थित नल गंगा से जो है इसको लिंकेज किया जा रहा है। ठीक है, टोटल कितने किलोमीटर की लिंकेज है? तो ये 426.54 किलोमीटर की कैनाल यानी कि नहर निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट कहां पर है? महाराष्ट्र सरकार में हो रहा है और टोटल 87,342 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। अगला है एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एनआईएफ प्रोग्रेस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्टर हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? पहले तो 18th स्टैटिस्टिक्स डे जो कि जून 29, 2024 को मनाया गया, उस दिन ये चीज़ लॉन्च हुई। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। तो जो पब्लिकेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है मिनिस्ट्री। क्या क्या डेटा है इसमें? पहले दो बातें जानिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड क्या पब्लिश किया? तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, एसडीजी से रिलेटेड नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिश की गई, पहली चीज। दूसरा, डेटा स्नैपशॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्या पब्लिश किया गया? तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, दोनों चीजें जाननी है कि दोनों चीजों को इसमें समाहित किया जाता है। अब पहला डेटा जो इसमें दे रहा है वो दे रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के। मैंने SHG लिखा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, स्वयं सहायता समूह वाली जो महिलाएं होती हैं या जो ग्रुप होता है उनके ऊपर। इसमें कह रहा है कि बैंक क्रेडिट लिंकेज कितना हो गया है? 18.32 लाख से बढ़कर के 2015-16 के डेटा से अभी वर्तमान में 2023-24 के अनुसार 44.15 लाख हो गया है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि एक्सक्लूसिव विमेन SHG इन बैंक लिंक की महिलाओं से रिलेटेड जो बैंक लिंकेज हुआ है वो 88.92% जो कि 2015-16 में था, वो उससे बढ़कर के 97.53% हो गया है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव विमेन बैंक लिंकेज की बात कर रहा है। ठीक है, वहीं बात की जाए GER की। GER क्या होता है? तो GER आपका होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है,
हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यहाँ पर हायर सेकेंडरी एजुकेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना बढ़ा है, 48.32% से बढ़कर के 2015-16 के अनुसार वहां से बढ़कर के 57.60 हो गया है 2021-22 में। ठीक है, अगला डेटा आता है इंप्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर का, कि कितने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है इंप्रूव्ड रूरल एरियाज में। तो अगर रूरल एरियाज की बात करें तो इसका परसेंटेज कितना बढ़ चुका है, तो टोटल 94.57% जो कि 2015-16 में था, यहां से बढ़कर के ये हो चुका है 99.29% 2023-24 में। ठीक है, इसी के अतिरिक्त एक और डेटा इसमें दिया हुआ है, मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है वो, यानी कि जो मदर होती थी अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उस पर जो रिपोर्ट होती है उसकी बात करता है कि 130 जो 1 लाख में बर्थ देते समय 2014 से 16 के बीच में मरती थी, वो अभी 97 हो चुका है घट करके 1 लाख में 18 से 20 के बीच में। तो ये भी डेटा मैं लिख देता हूं, 18 से 20 के बीच में 97 हो चुका है अपॉन 1 लाख। ठीक है, और ये 2014 से 16 के बीच में 130 था। क्या था, तो ये मैटरनल मॉर्टेलिटी थी वाइल बर्थ, जब शिशु को जन्म दे रही हैं महिलाएं। अंडर 5 mortality rate has been declined 43 per 1000 live births in 2015 to 32 in 2020। तो जो बच्चे जन्मते थे, लाइव बर्थ की बात कर रहा है, वहां पर 5 साल के अंदर अगर मोर्टेलिटी होती थी वो 43 थी 1000 बच्चों में, जो अभी घट करके आपकी 32 हो चुकी है 1000 बच्चों में। ठीक है, 2020 में और 2015 के डेटा के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा द नंबर ऑफ वेस्ट रिसाइकल प्लांट इंस्टॉल्ड हैज बीन इंक्रीज्ड। जो वेस्ट रिसाइकल प्लांट है जो कि 829 थे 2020 में, उनको बढ़ा करके 2447 कर दिया गया है 2024 में। तो ये सारा डेटा जो है वो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर में दिया गया है, जो कि बेस्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। ठीक है, तो एक बारी जब आप बुक पढ़ेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, जो चीज़ मैंने आपको लिख करके बता दी है। अगला है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट। क्या कहती है रिपोर्ट, तो अभी हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 जो रिपोर्ट है वो आई है। वर्ल्ड्स नेचुरल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है टोटल बताया जा रहा है कि 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए हैं सैटेलाइट डेटा के अनुसार। और ये जो बेस लाइन है इसमें 2020 का है, यानी कि 2020 के डेटा के अनुसार इतने मैंग्रोव हैं। ठीक है, आगे कहता है कि रिलीज किसके द्वारा किया गया, तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, इनके द्वारा जो है रिलीज किया गया है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के द्वारा। और कब रिलीज किया गया है, तो वर्ल्ड मैंग्रोव डे जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड मैंग्रोव डे, इस दिन जो है इसको रिलीज किया गया है। की हाईलाइट की बात करता है तो मैंग्रोव्स इन लक्षद्वीप आर्किपेलागो एंड द अदर कोस्ट एंड ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो बात करता है लक्षद्वीप के बारे में, साथ ही कोस्ट ऑफ तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु के तट के बारे में। इनको कहता है कि ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में, यानी कि CR आते हैं। एज दे फेस राइजिंग सी लेवल, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के साथ ये सी लेवल की राइज जो है फेस कर रहे हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो अंडरलाइन द मैंग्रोव्स ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड, जो वेस्टर्न सी बोर्ड है आपका, ठीक है, पश्चिमी घाट के साइड, उधर भी एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू द वेस्ट ऑफ केरला, कि अगर गुजरात से चीज़ों को उठाया जाए, ठीक है, गुजरात से चीज़ों को उठाया जाए और केरला के वेस्ट तक जाया जाए, तो यहाँ भी क्या परेशानी देखने को मिल रहा है, सदर्न पेनिनसुलर इंडिया आर वल्नरेबल टू कोलैप्स। तो यहाँ पर भी चीज़ें जो है कोलैप्स करने के
और बढ़ रही हैं, ठीक है, यानी कि चीज़ें जो मैंग्रोव्स हैं उनकी स्थिति खतरे में जान पड़ रही है। कन्वर्जन टू एक्वाकल्चर, ऑयल पाम प्लांटेशन एंड राइस कल्टिवेशन टुगेदर एक्सप्लेन 43% ऑफ मैंग्रोव लॉसेस बिटवीन 2000 टू 2020। एक डेटा दे रहा है कि सन 2000 से 2020 के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कन्वर्जन टू एक्वाकल्चर हुआ, जो भी एक्वाकल्चर यानी कि जो जल में जीवों का पालन होता है, ठीक है, तो एक्वाकल्चर के कारण, ऑयल पाम के प्लांटेशन के कारण और राइस कल्टीवेशन के कारण ये तीनों जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 83% जो है टोटल मैंग्रोव लॉस हुआ है इन क्षेत्रों में। उसके अतिरिक्त श्रिम्प एक्वाकल्चर इज ए मेजर ड्राइवर बिहाइंड द लॉस। तो जो झींगे का खेती हो रहा है, ठीक है, जो श्रिम्प एक्वाकल्चर है उसके कारण सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिला है, ऐसा ये डेटा बताता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है मैंग्रोव को लेकर के, तो मिस्टी स्कीम जो आई हुई है, जिसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसकी सहायता से 540 स्क्वायर किलोमीटर की कोस्ट लाइन, 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और बचाने की कोशिश की जा रही है। तो मिस्टी स्कीम इससे जोड़ करके देखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी कुछ न्यूज़ और हैं जो मैं आपको यहां पर कवर करने की कोशिश कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं छोटी न्यूज़ों में, कि यूनेस्को डिजिग्नेटेड 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको BR हम लोग बोलते हैं, ये जो है अभी निकाला है। नाम क्या क्या है, मैं नाम बोल रहा हूं, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। पहला है केम्पेन ब्रोएक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड में है। डैरेन नोटे चोको नो बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया में है। मैड्रे डे लास ऑगस्ट बायोस्फीयर रिजर्व डोमिनियन रिपब्लिक में है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व गैम्बिया में है। कोली यूगैनी बायोस्फीयर रिजर्व इटली में है। जूलियन आप्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इटली स्लोवेनिया। खार अस लेक बायोस्फीयर रिजर्व मंगोलिया में है। अपायोआस बायोस्फीयर रिजर्व फिलीपींस में है। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। वान डे एरन बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। वाल डे एरन, ठीक है, इराती बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। इंडिया में कौन है, अभी तक इंडिया में 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 12 जो है रिकॉग्नाइज किए गए हैं यूनेस्को के मैब के द्वारा। बाकी लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो 18 ये बायोस्फीयर रिजर्व में कोल डेजर्ट आता है हिमाचल प्रदेश का, जो कि मैब के अंडर में नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड की, कंचनजंगा सिक्किम का, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का, जो भी मैब में नहीं है। मानस ये भी मैब में नहीं है, असम में है। डिब्रूगढ़ सिखोवा असम में, ये भी मैब में नहीं है। मैब क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नोकरेक मेघालय का, पन्ना मध्य प्रदेश का, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का, अचानकमार मध्य प्रदेश का, कच्छ गुजरात में, ये भी मैप में नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा का, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषाचलम अरुणाचल प्रदेश, अगस्थ्यमला कर्नाटक, तमिलनाडु केरला में, तीनों में स्थित है। नीलगिरी तमिलनाडु केरला, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या था, यूनेस्को की जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व आई हैं वो 5 जुलाई 2024 को यूनेस्को ने अप्रूव किया है 11 नई बायोस्फीयर रिजर्व को, और 11 कंट्री इंक्लूडिंग बेल्जियम एंड गैम्बिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन कौन कंट्री में पहली बार आई है, तो गैम्बिया और बेल्जियम में 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व आए हैं, तो इनके नाम हम लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व स्पेनिंग बेल्जियम एंड नीदरलैंड और इटली और स्लोवेनिया, तो ये 4 हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे गैम्बिया में कौन सा आया है। गैम्बिया में आया है न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अगला बेल्जियम में हम लोग कौन सा देखेंगे, तो पहला ही है केम्पेन ब्रोएक, ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो आपका बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में स्थित है। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इटली स्लोवेनिया में है, उसका नाम है जूलियन आल्प्स, जूलियन आल्प्स
बाउंड्री की स्पेलिंग आधा लिख रहा हूं, ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इटली स्लोवेनिया में है। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से रीड आउट करिएगा। अभी के लिए लेक्चर को यहीं पर बंद करता हूं। जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है आज ही रात में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। अब तेजी के साथ हम लोग खत्म करेंगे। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाए, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बताइए हैंड रिटन नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइएगा कि यस सर, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए।